पार्ट और फर्दर के बाद क्या लिखे हैं? bring which are far part in the linear sequence. In the linear sequence. Tertiary structure is stabilized by several type of bond. इसमें 4 बॉन्ड था. far part in the linear structure is sequence. हाँ far part in the linear sequence. ठीक है. Hydrogen bond, ionic bond, comma van der Waal interaction, and covalent bond. सर वैन वॉल का मतलब क्या था सर? बहुत दूर दूर? नहीं, वंडरवॉल में एक जो वंडरवॉल अट्रैक्शन जो कर्विंग एरिया होता है, जैसे मान लो कंपाउंड, जैसे मान लो ये तो लीनियर सीक्वेंस है ना, तो इस तरह का सीक्वेंसिंग होता है, गोल गोल ये घूमता है, तो इस एच और इस एच के बीच में जो फोर्स होगा वो वंडरवॉल इंटरेक्शन होता है, जिसके कारण वो दोनों बैंड कर पाता है. बस यही है. ठीक है. कोवेलेंट बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड. हाइड्रोफोबिक बॉन्ड ये है तुम्हारा बॉन्ड का ये टर्शियरी स्ट्रक्चर gives the protein a three-dimensional conformation. In protein structure, covalent bond are the strongest. Covalent bond are the strongest bond. They are of two types. Peptide and disulfide. Two types. Peptide and disulfide. बॉन्ड. इसको नोट करो.
बोलो। सर हाँ बोलो बोलो बोलो, कुछ बोल रहे हो? यस सर, वो फर्स्ट वाला पॉइंट समझ में नहीं आया सर। इन फर्दर इट फर्दर ब्रिंग न्यूज टू द। ये यस सर, ये पॉइंट समझ में नहीं आया। देखो, एक्चुअली में जब ये बेंडिंग और फोल्डिंग वाला जो डिफरेंट स्ट्रक्चर इसमें होता है, क्योंकि इसमें क्वाइलिंग में जाता है, ठीक है। तो क्वाइलिंग में क्या है कि ये इस तरह से मूवमेंट करेगा, तो वहां पे जो ये मूवमेंट करता है, तो वहां जो अमाइनो एसिड का अटैचमेंट है उसके लिए स्टेरिक रिलेशनशिप चाहिए। देखो लिखा हुआ है, इट फर्दर ब्रिंग न्यू स्टेरिक रिलेशनशिप ऑफ अमाइनो एसिड स्पेशली दोज विच आर फार पार्ट इन द लीनियर सीक्वेंस। मान लिया जाए कि लीनियर सीक्वेंस में जो दूर दूर अमाइनो एसिड है, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड को बॉन्ड साथ में रखना पड़ेगा ना, तो साथ में कैसे रखेगा? तो दूर वाला अमाइनो एसिड जो एक दूसरे के साथ रह पाए, उसके लिए एक स्पेशल टाइप का रिलेशनशिप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिक रिलेशनशिप या स्टेरिक हिंड्रेंस। एक टाइप का फोर्स है जो दोनों को बॉन्ड मतलब कि बना के रखता है, एक तरह का एक जोड़ के रखता है। क्योंकि अमाइनो एसिड जब तक लीनियर या फिर बोल सकते हैं अमाइनो एसिड का जब तक ये चेन नहीं बनेगा तब तक वो प्रोटीन नहीं बना सकता। तो यहाँ जो मान लो दूर दूर है तो कैसे चेन बनेगा, उसके लिए स्टेरिक रिलेशनशिप को डेवलप कराता है ये, बस वही चीज वहां लिखा है। क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है। अब स्टेबलाइज के लिए तुम लोग को हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, वंडर वॉल इंटरेक्शन एंड कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताया था, बट एक हाइड्रोफोबिक नहीं बताया। तो हाइड्रोफोबिक में ध्यान रखना कि वैसा मतलब बॉन्ड जो हाइड्रोजन से डायरेक्टली कनेक्ट रहता है, ठीक है। जो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें भी कहीं दूर दूर जो, जैसे मान लो लीनियर चेन, मान लो सपोज मान लो ये चेन है, इसका इससे कैसे कनेक्ट होगा, तो इसके लिए ये हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी यहाँ पे जरूरत पड़ता है। बस वो चीज हम फिगर से समझाएंगे इसीलिए, ठीक है। इसको नोट कर लो। और देखो यहाँ पे एक और चीज है, कोवेलेंट बॉन्ड। देखो कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ कहाँ बनता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है वो कोवेलेंट है। उसी को तोड़ने के लिए एनर्जी या फिर एंजाइम्स का जरूरत पड़ता है। इन केमिस्ट्री में भी तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वो पेप्टाइड या तो डाइसल्फाइड। अब डाइसल्फाइड तुम सोचो कहाँ था, तो स्ट्रक्चर में समझ में आएगा कि मान लो ये 2-3 लीनियर है, एक लीनियर ये चेन है, एक यहाँ ये दोनों जो एक दूसरे से बॉन्ड होगा उसके लिए डाइसल्फाइड का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये डाइसल्फाइड वो कोवेलेंट के बीच में हो गया। और पेप्टाइड, तो पेप्टाइड का फॉर्मेशन, क्योंकि एक अमाइनो एसिड से दूसरे नेक्स्ट अमाइनो एसिड को कनेक्ट कौन करता है? पेप्टाइड। तो वहां जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। बस यही चीज है। तो स्ट्रक्चर में तुम लोग को हम क्लियरली लिख देंगे कहाँ कहाँ क्या होगा। हाँ बोलो दीक्षा, कुछ बोल रहे थे? नो सर, वो एक पॉइंट ही पूछ रहे थे सर, अभी आप बता दिए जो। हाँ वो स्ट्रक्चर में और क्लियर कर देंगे, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं है, ठीक है सर। हो गया, नोट कर लिया सब? हाँ बोलो। सर एक फॉस्फोडाइस्टर भी बॉन्ड होता है ना सर? तो वो डीएनए में होता है, ये डाइसल्फाइड है वो डीएनए। फॉस्फोडाइस्टर कहाँ पे होता है? वो डीएनए में होता है, ठीक है। ऐसे हम लोग न्यूक्लिक एसिड भी पढ़ाएंगे, इसमें थोड़ा सा न्यूक्लिक एसिड अभी तो इसमें है, हम सोचते हैं इसके बाद एंजाइम पढ़ाएंगे, खत्म नहीं। एंजाइम का अभी मेटाबोलाइट्स नहीं पढ़ाए हैं, जो मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्प आता है, उसमें फिर न्यूक्लिक एसिड भी है। तो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए पढ़ेंगे। तो डीएनए आरएनए कैसे बनता है, तो न्यूक्लियोटाइड, तो वहां पे भी 3 बॉन्ड काम करता है, वो भी हम ओवरव्यू कराएंगे। इसमें है नहीं बट करा हाँ देंगे। सर, इतना लंबा चैप्टर है कि क्या बताएं। बायोमोलिक्यूल्स है थोड़ा सा, ठीक है ना, हर एक चीज को। अरे अभी बता देंगे तो तुम लोग को 12th में जब केमिस्ट्री में पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स, तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा, ये सारा सब कुछ वहां पे मिलेगा। हाँ क्या बोल रहे थे? सर वो जो लिखे 3 डायमेंशनल कंफर्मेशन, सर इसका मतलब क्या है? ये प्रोटीन यहाँ 3 डायमेंशनल होता है। स्ट्रक्चर 3D डायमेंशनल में दिख जाएगा, मतलब 3D स्ट्रक्चर बन जाता है। टर्सरी स्ट्रक्चर इज अ 3D स्ट्रक्चर। बाकी बात प्राइमरी को 3D बनाना चाहेंगे तो नहीं बनेगा, सेकेंडरी को बनाना चाहेंगे तो नहीं बनेगा, बट ये टर्सरी जो है 3D स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, इसलिए 3D कंफर्मेशन लिखा हुआ है। 3 डायमेंशनल व्यू मतलब तीनों चारों तरफ से हम लोग उसको अच्छे से देख सकते हैं, कहाँ कौन किसके साथ अटैच हो रहा है, कहाँ कौन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, क्लियर है? इसको मिटाएं, ये वाला मतलब हो गया। यस सर। थोड़ा सा कट गया, चलो ठीक है। सो हम लोग का आगे जो है
Next point, ionic or electrostatic bond occur due to attractive force between positively charged ionized group. Example, NH3 यहाँ पे प्लस चार्ज और COO माइनस, यहाँ पे माइनस। ये भी फिगर में फिगर हो जाएगा कहाँ पर। उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप ड्यू टू शेयरिंग ऑफ H प्लस और प्रोटॉन बाय 2 electronegative atoms. Van der Waal interaction. सर फोर्स बिटवीन क्या लिखे हैं? H bond developed due to sharing of H plus और proton by 2 attractive force between oppositively charged मतलब अपोजिट चार्ज, एक प्लस एक माइनस, वही है van der Waal इंटरेक्शन। सर पॉजिटिवली चार्ज्ड के बाद क्या लिखे? इन आयोनाइज्ड ग्रुप। van der Waal interaction develop with charge fluctuation between two closely placed group. Example, CH2OH and CH2OH. and CH2OH, इसको बोलते हैं van der Waal इंटरेक्शन। ठीक है, इसका है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। is formed between two non-polar group. It helps in excluding water. Water in that area and increasing compaction. The bonds required to form
tertiary structure can be easily broken by इलेक्ट्रोनेगेटिव के बगल में क्या लिखे हैं ऊपर? क्या? सेकेंड पॉइंट में इलेक्ट्रोनेगेटिव के बाद क्या लिखे हैं? एटम broken by high energy radiation हेलो, यस सर। आवाज आ रहा है? यस सर। हाई एनर्जी रेडिएशन, हाई टेम्परेचर, drastic change in pH, and salt of heavy metal, चलो इसको नोट करो। सर लास्ट पॉइंट में टर्शियरी स्ट्रक्चर के बाद क्या लिखा सर? फर्स्ट लाइन देखो, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है द बॉन्ड रिक्वायर्ड टू फॉर्म टर्शियरी स्ट्रक्चर कैन be easily broken by high energy radiation, high temperature, drastic change in pH and salt of heavy metal। अगर इतना सब कुछ होगा तभी ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर का बॉन्ड है वो ब्रेक हो सकता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन, जो इसके आगे ही लिखाएगा। ठीक है, तो तुम लोग लिख सकते हो दिस प्रोसेस इज नोन एज ये डीनेचुरेशन। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये जो है टर्शरी स्ट्रक्चर, उसमें जो भी बॉन्ड है उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। किसके हेल्प से? हाई एनर्जी रेडिएशन, हाई टेम्परेचर, ड्रास्टिक चेंज इन पीएच एंड सॉल्ट ऑफ हेवी मेटल। अगर ये सब डालेंगे तो जो प्रोटीन का है वो टूट सकता है, आई मीन जो स्टेबलाइज प्रोटीन है वो ब्रेक कर सकता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग डीनेचुरेशन बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि एंजाइम्स को अगर सही से काम करवाना है तो उसके लिए एक ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए, तभी वो काम कर पाएगा। क्योंकि एंजाइम बना होता है प्रोटीन का, और प्रोटीन को डीनेचुरेट ये सब मिलके कर सकता है। इसीलिए ज्यादा टेम्परेचर होगा तो भी दिक्कत है, कम होगा तो भी दिक्कत है, सब अलग अलग यूवी रेडिएशन वगैरह है। हैवी मेटल से सॉल्ट ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत है, पीएच वगैरह बढ़ गया घट गया तो दिक्कत है। मतलब एक ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए तभी एंजाइम काम करेगा। और एंजाइम किससे बना होता है? प्रोटीन से, और प्रोटीन का जो स्टेबलाइजिंग फॉर्म है वो टर्शरी स्ट्रक्चर है, और टर्शरी स्ट्रक्चर को ये इस कंडीशन पे तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक लाइन जाएगा, इसको ध्यान रखना यहाँ पे, दिस प्रोसेस इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, वो हम ऊपर में लिख देंगे, इसको पहले नोट कर लो। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। बोलो। सर हम सर्दी में सर ये एंटीबायोटिक ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते हैं? सर्दी खांसी में एंटीबायोटिक से अच्छा है एंटी एलर्जी कुछ खा लो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल सर्दी खांसी में जैसे सेट्रेजिन, वो एंटी एलर्जी टैबलेट्स है, तो थोड़ा सा उसमें नींद ज्यादा आएगा, बट उसको खाने से सर्दी खांसी ठीक हो जाता है। ठीक है, या कुछ सिरप है, बहुत सारा है। सर कफ सिरप ले सकते हैं? कफ अगर है तो कफ सिरप लो, लेकिन सर्दी खांसी है तो सर्दी है तो कफ है ही, हाँ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हो गया, इसको मिटा है। सर एंटीबायोटिक तो बैक्टीरिया के लिए होता है ना?
हाँ, एंटीबायोटिक एक्चुअली सारे चीज के लिए होता है, वायरस को छोड़ के। ऐसा नहीं सिर्फ बैक्टीरिया के लिए होता है, बट बैक्टीरियल डिजीज का जो भी पैथोजन होता है उसको एंटीबायोटिक कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन एंटीबायोटिक और सब कोई भी डिजीज होगा तो एंटीबायोटिक जैसे खाने से क्या होता है कि हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग होता है ताकि उससे लड़ सके। बट बैक्टीरिया में क्या होता है, एंटीबायोटिक जाएगा तो बैक्टीरियल सेल को ही वो डिस्ट्रॉय करता है। तो एंटीबायोटिक सब जगह काम आता है। सर तो कॉमन कोल्ड तो वायरस से होता है ना सर? हाँ, तो उसमें एंटीबायोटिक खाने से काम होता है क्या? एंटीबायोटिक खाने से उसको रोक सकता है, लेकिन उसका इफेक्ट थोड़े ना तुम बंद कर सकते हो। और कॉमन कोल्ड हो जाने के बाद फिर वही 1 सप्ताह 10 दिन तक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बुखार सर्दी खांसी आता है, ठीक है। उसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस डिजीज है, बहुत जल्दी फैलता भी है। जिस पर्सन को हो जाएगा ना, उस पर्सन का कुछ भी यूज करना, मतलब पेन को भी यूज करने से जो यूज किया है उसको हो जाएगा। तो ये हाईली इन्फेक्टेड है, थोड़ा सा इससे प्रिकॉशन हमेशा रखना चाहिए, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड है, फ्लू है एक तरह से, वायरल है, तो एंटीबायोटिक लेने से वो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, और इफेक्ट कम होगा तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, इसीलिए एंटीबायोटिक वहां पे यूज होता है। और दवाई का नाम बोले थे जिससे वो मतलब थोड़ा नींद आता है लेकिन ठीक हो जाता है वो खांसी और सेट्रिजिन। वैसे जाके बोलोगे दवाई नहीं देगा सर्दी खांसी का। तो सर क्या कैसे बोलेंगे तो देगा? कुछ नहीं, फोन करना तो बताएंगे, ठीक है, कैसे बोलना है। प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है। अभी किसी भी चीज को किसी भी दवाई को लेने के लिए बिना प्रिस्क्रिप्शन का कोई नहीं देगा। कोई भी डॉक्टर दवाई दुकान वाला नहीं देता है। खैर ऐसे अगल बगल में होगा तो ले सकते हो वहां जाके मांग के, यानी तो उसे खुद बोलना कि सर्दी खांसी का दवाई दीजिए, दे देगा। हो गया, इसको मिटाएं। यस सर। क्लास में तो तुम मेरे से करवाने लगे। दीक्षा, क्या हो गया तुमको? सर्दी खांसी हो गया क्या? नहीं सर। नहीं सर्दी खांसी है, अरे कुछ नहीं, उसको गर्म पानी वगैरह बोलो पीने के लिए, गार्गलिंग करो सुबह शाम नमक पानी से, ठीक हो जाएगा। वो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना। बस फीवर नहीं आना चाहिए। अगर फीवर आ रहा है और सर्दी खांसी साथ में हो रहा है तो अभी के टाइम पे जानिए लोग क्या समझ लेगा। कुछ रहे ना रहे सीधा बोलेगा चेकअप कराइए आप। कॉमन कोल्ड भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जो लाइन हम छोड़े थे उसी लाइन में कंटिन्यू करना, ठीक है ना। This process of degradation the tertiary structure is known as denaturation. Denaturation. और लास्ट है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। लास्ट है अरे फिगर बनाना था ना, फिगर बना देते हैं, रुको। नोन एज के बाद क्या लिखे हैं? known as a denaturation.
सर वहाँ पे देखो ये 5 बॉन्ड OH में बॉन्ड नहीं बनेगा? क्या CH2OH और CH2OH में नीचे वाले में बॉन्ड नहीं बनेगा बीच में? बना ना बॉन्ड, ये देखो ये तो बॉन्ड ही ना है, ये जो अच्छा, है वो ये देखो दोनों ये का जो बॉन्ड है। बन रहा है ये तो बॉन्ड ही ना है, और यही ना बॉन्ड, ये देखो ये दूर दूर है। अब यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो सकता है एंड वंडरवॉल इंटरेक्शन के कारण ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। फोल्डिंग और ये है ना, इसीलिए ऐसा है, फोल्डिंग और बैंडिंग वाला इसमें स्ट्रक्चर है, इसीलिए ये चीज है। तो फिर इसको नोट करो। हो गया सर। हो गया, मिटा दे सबका। अब है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड नहीं समझ में आया सर, एक बार बताइए ना। रुको एक सेकंड, रुक जाओ, पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद हम तुरंत समझा देते हैं। तुमको उसी टाइम बोलना चाहिए ना, फिर फिगर हमको बनाना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं जो नहीं समझ आए तुरंत बताओ। चलो बता देते हैं, कोई बात नहीं, रुक जाओ, इसको पहले नोट कर लो, फिगर बनाना पड़ेगा हमको ना। पॉलीपेप्टाइड सर वो मेटामेरिक प्रोटीन है। हाँ सॉरी, मल्टीमेरिक है जी। मल्टीमेरिक प्रोटीन है, ये बहुत ही ज्यादा पूरा क्वाइल्ड में होता है, डेवलप इट्स ओन टर्शियरी स्ट्रक्चर and function as subunit and function as subunit of the protein. The different subunit chain
7-8 chain fit or pack together to give the conformation. Example, hemoglobin. Yes. पहले इसको नोट कर लो, फिर हम तो तब तक फिट मैं और पैक क्या लिखे सर? पैक मतलब वो क्वाइल्ड और करना। अच्छा, इसका पूरा मतलब ये और ज्यादा क्वाइल्ड कर देता है, और मतलब साथ ला देता है सब यूनिट्स को। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन है वो। सर फंक्शन एज के बाद क्या लिखेगा? सब यूनिट। हाँ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एज सब यूनिट ऑफ द प्रोटीन। सबमिट लिख दिए थे, सब यूनिट ऑफ। क्या लिखे हैं? क्या चेन फिट और क्या बोले? फिट चेन, द डिफरेंट सब यूनिट चेन फिट और पैक टुगेदर टू गिव द कंफर्मेशन। सर बस स्ट्रक्चर इतना ही है? अरे ये इसका स्ट्रक्चर नहीं है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर हम बना नहीं रहे हैं। ये तो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनाने हाइड्रोफोबिक के का लिए। समझा रहे थे। हाँ समझा रहे हैं, वही वही। देखो दीक्षा, यहाँ ध्यान दो। दीक्षा देखो यहाँ, देखो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनता है कोई भी दो नॉन पोलर अगर मॉलिक्यूल है उसके बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो उसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। और हाइड्रोफोबिक बनने से फायदा क्या है कि उसमें हमको वाटर को एक्सक्लूड करना है। मान लिया जाए यहाँ मॉलिक्यूल है, ये मान लो ये पूरा मॉलिक्यूल है, सपोज दैट ये पूरा मॉलिक्यूल है और इसमें OH है। यहाँ पे कहीं भी प्लस माइनस तुमको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये नॉन पोलर हो गया। अब जब ये नॉन पोलर और इससे जब OH को निकालना है तो ही यहाँ हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनेगा। मतलब ये बॉन्ड तभी बनता है जब दो नॉन पोलर के बीच में बॉन्ड, बॉन्ड हम जैसे बोलते हैं ना कि दो नॉन पोलर के बीच में जो बॉन्ड बना वो हाइड्रोफोबिक है, और उसका काम होता है वाटर को उस कंपाउंड से एक्सक्लूड करना। जैसे वो एक्सक्लूड करेगा और वो दो नॉन पोलर के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसी को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। इसीलिए यहाँ पे देखो OH कहीं नहीं तुमको दिख रहा है और ना कोई चार्ज दिख रहा है। जब चार्ज नहीं है तो नॉन पोलर है, और वो दो देखो यहाँ भी चार्ज नहीं है, यहाँ भी चार्ज नहीं है, यहाँ भी चार्ज नहीं है, तो दो नॉन पोलर के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो हाइड्रोफोबिक, और उस बॉन्ड के कारण ही कि OH का वहां एक्सक्लूडिंग होता है। ठीक है, तो इसको बस ध्यान रखना है और कुछ नहीं। मैं हाइड्रोफोबिक बोलो। यस सर, समझ आ। यस सर, आ गया सर। एक और पूछना सर, मल्टीमेरिक प्रोटीन क्या होगा सर? मल्टीमेरिक प्रोटीन कहने का मतलब होता है एक से ज्यादा प्रोटीन तुमको दिखेगा एक पेप्टाइड में। ठीक है, एक पॉलीपेप्टाइड में एक से ज्यादा चेन दिखेगा तुमको। ठीक है, ये चीज है, इसीलिए बोलते हैं उसको मल्टीमेरिक। समझ में? देखो होता क्या है समझो, जब भी इसका स्ट्रक्चर होगा तो ये बहुत ही ज्यादा कंडेंस होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज होता है। ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइड, ये पॉलीपेप्टाइड, ये पॉलीपेप्टाइड, ये पॉलीपेप्टाइड, मतलब इस तरह से पूरा कंडेंस कॉम्पैक्ट। क्यों? क्योंकि जो है ना वो बहुत सारा फॉर्म कर लेता है, तो वही बोलता है मल्टीमेरिक प्रोटीन इसको बोलते हैं। ठीक है,
क्योंकि एक ही पॉलीपेप्टाइड का बहुत ज्यादा मतलब कि कॉइलिंग हो गया, बहुत ही ज्यादा कॉन्डेंस हो गया, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गया, जिसके कारण वो मल्टीमेरिक प्रोटीन कहलाता है। बस यही है। उसका जो सब यूनिट है, जैसे टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है उसी का सब यूनिट जो होता है वो और ज्यादा, जैसे सब टर्सरी में क्या था, ऐसे था, ठीक है। अब मान लो ये फिर ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, इस तरह के जो है एकदम कॉम्पैक्टली होते जाएगा अरेंज, यही हो जाता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, जिसमें कि एग्जांपल हेमोग्लोबिन का, हेमोग्लोबिन एचबी कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आरबीसी में, वहीं पे एक है प्रोटीन जो हेम प्रोटीन वहां होता है, और ग्लोबुलिन इज अमीनो एसिड, ठीक है। ये सॉरी, सर ग्लोबुलिन इज प्रोटीन हीमोग्लोबिन और में हेम 4 सब यूनिट्स होता है। क्या? सर हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट्स होता है। हाँ, 400 यूनिट्स, आयरन का 400 यूनिट्स होता है, बीच में हेम होता है, तो हेम जो है वो तुम्हारा अमीनो एसिड है, लेकिन ग्लोबुलिन वहां पे प्रोटीन है, इसलिए होमोग्लोबिन बोलते हैं वहां पे, ग्लोबिन प्रोटीन होता है वहां पे, और हेम इज अमीनो एसिड, इसलिए वो उसको हम लोग पूरी तरीके का प्रोटीन नहीं बोलते हैं, ठीक है। यही चीज है इसमें। सर हाँ बोलो। सर थोड़ा जोर से बोलिए ना सर, धीरे धीरे सुनाई दे रहा है। इतना जोर से बोले हम अच्छा ठीक है, चलो अब सुनाई दे रहा है? हेलो, यस सर। दोनों लगाना पड़ जाएगा, ठीक है ना, अभी ठीक है ना, क्लियर है ना? हाँ सर अभी ठीक है। हाँ वो थोड़ा सा, चलो ठीक है। और हो गया, ये क्लियर है तुम्हारा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर? बोलो। यस सर। यस सर। देखो, तुमको जो इम्पोर्टेंट है हम बता देते हैं, जो हमेशा पूछा जाने वाला है, 2 ही स्ट्रक्चर है, वो है सेकेंडरी और उसके बाद है तुम्हारा टर्सरी। टर्सरी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि डीनेचुरेशन का वहाँ कॉन्सेप्ट है। डीनेचुरेशन होगा तभी, जो जैसे बोलते हैं हम लोग प्रोटीन जो बना, जैसे मान लो ये प्रोटीन बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर को लेकर प्रोटीन है, और प्रोटीन से फिर इंजाइम, प्रोटीन का जो प्रोडक्ट है एंजाइम वगैरह, वो एंजाइम वगैरह को ऑप्टिमम कंडीशन क्यों चाहिए वो बताए थे, वो सब चीज कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एंजाइम में यही चीज हम लोग को पढ़ना है। जैसे बोलेगा कि एंजाइम एक ऑप्टिमली एक्टिव हो या नॉर्मल वो अगर काम करता हो, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, पीएच होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, सब होना चाहिए। क्यों? अगर नहीं होगा मतलब कंडीशनल, अगर अनकंडीशनल चला गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो कहीं ना कहीं उसके डीनेचुरेशन में वो हेल्प कर जाता है, मतलब एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि एंजाइम बना है प्रोटीन को, प्रोटीन डिस्ट्रॉय होगा, एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट है वो है एक एंजाइम, जो बड़ा टॉपिक है इसको पढ़ना, लेकिन इसके पहले कुछ कुछ और चीजें उसको हम लोग आज खत्म करते हैं समझ के। देखो, उसके बाद एक टॉपिक है हमारा मेटाबॉलिज्म, और उसी में है मेटाबोलाइट, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये होता क्या है? सबसे पहले मेटाबॉलिज्म क्या है, तुम लोग आंसर करोगे क्योंकि हम तुम लोग को पहले पढ़ा चुके हैं। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, बताओ। हम आज कुछ नहीं बताएंगे मेटाबॉलिज्म के, बस हम उसमें जो काम आने वाला सब्सटेंसेस है वो हम बताने वाले हैं। The chemical reaction our body, Sum total of chemical reaction. केमिकल रिएक्शन, और या फिर क्या, बताओ मेटाबॉलिज्म क्या होगा? सर केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी में होता है सर, वही सब, वही मेटाबॉलिज्म होता है। अच्छा, और कुछ? सर जिस वही है कि केमिकल रिएक्शन और सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें टूटता है फिर बनता है, वही सब होगा ना सर? हो गया, और क्या होगा? चलो ठीक है। तो टाइप्स होता है सर, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। हाँ तो ठीक है, बोले वही ठीक है। अरे लड़ो मत तुम लोग, मतलब दूर दूर है फिर भी लड़ाई कर रहे हैं। चलो ठीक है, लड़ना नहीं है, सबका सही ही है, ठीक है। देखो, मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब एक तरह का केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मेटाबॉलिज्म को हम लोग एक तरह का कंबाइंड रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि मान ले एक सेल के अंदर में जितना भी केमिकल रिएक्शन है उसको कंबाइंडली हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। कि हम लोग बार बार मेटाबॉलिज्म का नाम लेते हैं कि नहीं मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मतलब मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है। उसका भी 2 टाइप है, हम लोग पढ़े ही हैं, पहला ही चैप्टर में पढ़े हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में कुछ भी चीज बनने वाला है, और कैटाबॉलिज्म में कुछ भी चीज ब्रेक होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मेटाबॉलिज्म होता है उससे कोई चीज फॉर्म हो रहा है, कोई चीज ब्रेक हो रहा है, मतलब जो भी फॉर्म हो रहा है, चाहे वो टूट के हो रहा है या बन के हो रहा है, आई मीन जो एनाबॉलिक प्रोसेस से बन रहा है या कैटाबॉलिक प्रोसेस से बन रहा है, तो वहां जो भी सब्सटेंस बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेटाबॉलिट। मेटाबॉलिट का मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो मेटाबॉलिज्म में
हेल्प करता हो। अब मेटाबॉलिज्म में या तो केटा या तो एना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो सेल के अंदर में प्रोटीन है, तो प्रोटीन इज अ प्राइमरी मेटाबोलाइट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, ये सब जो भी है वो सब मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली हेल्प करता है। अब वहीं पे तुम्हारा है मतलब कि ये सब तो केमिकल है, हम क्या बोले कि ये सब एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो केमिकल रिएक्शन में या मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली वर्क आता है। मतलब ये प्राइमरी चीज है जो वर्क आएगा। जैसे प्रोटीन को तोड़ना है तो अमीनो एसिड बनाना, और अमीनो एसिड को जोड़ना है तो प्रोटीन बनाना। तो अल्टीमेटली ये हमारा क्या है, केमिकल कंपाउंड जो डायरेक्टली यूज हो रहा है, डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है, तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। अब वहीं पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सपोज इट मान लो कि कोई भी चीज बना, I mean, कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ, प्राइमरी के बाद जो यूज होना हो गया, लेकिन प्राइमरी के बाद जो सेकेंडरी प्रोडक्ट हमको मिलता है, I mean, जो उसके बाद प्रोडक्ट मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जैसे कुछ एग्जांपल है मेरे सामने और तुम्हारे सामने दिया, एनसीईआरटी निकाल के देखो, वहां पे देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। जैसे तुमको लिखेगा पिगमेंट, ठीक है, तो पिगमेंट में अगर लिखता है तो पिगमेंट में क्लोरोफिल इज अ प्राइमरी मेटाबोलाइट, लेकिन जब अगर कैरोटिनॉइड्स का नाम लेते हैं, ज़ैंथोफिल का नाम लेते हैं, वो हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। उसी तरह तुम्हारा एल्कलॉइड्स, मॉर्फोर, मॉर्फिन, कोडीन, ये सब क्या है, ये सिंथेटिक पार्ट है, वहां से बहुत सारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है और फिर वो उसको डेवलप कर रहा है। मॉर्फिन क्या होता है, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, जो पेपेवर प्लांट है उसमें एसिटाइलेशन करेंगे तो मॉर्फिन होगा। तो एसिटाइलेशन, एसिटाइल ग्रुप या जो भी एसिटाइलेशन प्रोसेस है वो प्राइमरी हो गया, लेकिन उससे जो प्रोडक्ट बना वो हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म दोनों हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म में। जब तक ये दोनों केमिकल कंपाउंड नहीं होगा तब तक मेटाबॉलिज्म जो होता है वो सही से काम नहीं करेगा, और वो काम नहीं करेगा तो डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म के इफेक्ट से लिविंग सिस्टम पे इफेक्ट कर जाता है। ये है तुम्हारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी, देन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब अगर तुमको बात करें कि रोल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में, तो बहुत सारा रोल है। जैसे पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, सीड डिस्पर्सल में काम होता है, ठीक है। उसके बाद हार्बीवोर, पैथोजेंस वगैरह के अगेंस्ट काम होता है, क्योंकि बहुत सारा केमिकल्स वगैरह बनता है। तो वहाँ फिगर में देख सकते हो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो वहाँ पे बॉक्स में जो एग्जाम्पल है उसको तुम लोग याद कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो मेटाबॉलिज्म होना इंपॉर्टेंट क्यों है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बायोकेमिकल जो है इतना ज्यादा टाइटली रेगुलेट क्यों होता है इन साइड सेल। तो बायोकेमिकल पाथवे अगर रेगुलेटेड सही से नहीं करेगा तो कोई भी सेल का लिविंग जो स्टेट है वो लिविंग स्टेट नहीं हो पाएगा, वो डेड में कन्वर्ट हो सकता है या फिर उसको दिक्कत होगा सर्वाइविंग में। तो ये बायोकेमिकल पाथवे है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म होगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, वो जो है वो सही से काम कर पाएगा। सही से काम इन द सेंस कि उसका लिविंग स्टेट सही रहेगा, उसमें कोई तरह का डिमिनिश नहीं है। तो सबसे पहले मेटाबॉलिज्म है तो कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो लिविंग स्टेट है वो स्टेबलाइज्ड है, और उस मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट करने के लिए जो केमिकल कंपाउंड है उसी केमिकल को हम लोग मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। जो एसेंशियल जो प्राइमरी है उसको प्राइमरी, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह प्राइमरी हो गया। लेकिन अगर सेकेंडरी की बात करें तो कुछ एग्जांपल्स को याद करो, जैसे पिगमेंट बताए, ठीक है, उसका ड्रग्स बताए, कोकीन, कोडीन वगैरह ये सब चीजें बताए, ये सब जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आता है। इसका एग्जांपल बहुत अच्छे से तुमको याद करना पड़ेगा। क्लियर है, बोलो। ये सब चीज तो ऐसे समझ रहे हो, बट मेटाबोलाइट्स का हम तुमको लिखवा देंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म वगैरह हम नहीं लिखवा रहे हैं क्योंकि तुमको इससे पहले भी हम पढ़ाए हैं, ठीक है। बोलो, कोई दिक्कत? अगर इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, नहीं ना? चलो, अब एक और टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड है क्या? तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो अल्टीमेटली न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड का जो रिपीटिंग यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड।
देखो अब हम लोग जो बता रहे हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना क्या होता है। देखो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो हम क्या बताए कि वो रिपीटिंग यूनिट है, वो एक लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स का, ठीक है, या फिर न्यूक्लिक एसिड जो है वो रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। और इसी का दो टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए और एक बोलते हैं आरएनए। तो मतलब न्यूक्लियोटाइड चेन जो है या फिर न्यूक्लियोटाइड्स जो है वही डीएनए और आरएनए के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल करता है, मीन आरएनए और डीएनए को बनाता है। जब डीएनए की बात आती है तो हम लोग लिखते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, आरएनए में वही चीज होता है, लेकिन ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है क्या? तो न्यूक्लियोटाइड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड अगर समझ लेंगे तो हमको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि डीएनए का फॉर्म कैसे होता है। डीएनए इज अ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऐसा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जब ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है तो ये कैसे बना है? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। अब ये न्यूक्लियोटाइड एग्जैक्टली क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 मॉलिक्यूल से मिलके बना है, 3 कंपाउंड से मिलके बना है। तो सबसे पहला को बोलते हैं फॉस्फेट, फॉस्फेट, दूसरा है नाइट्रोजनस बेस और तीसरा है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। तो फॉस्फेट जो होता है वो PO3 माइनस या PO4 माइनस के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब करेगा, आई मीन ये बनेगा। नाइट्रोजन बेस में 4 है, एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन एंड C फॉर साइटोसिन, ये 4 है जब डीएनए का बात कर रहे हैं। लेकिन जब आरएनए हो जाएगा तो उसमें यूरासिल चला जाएगा। अब पेंटोज शुगर में राइबोज शुगर। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, नाइट्रोजनस बेस में। अब यहाँ पे अगर बात करें तो नाइट्रोजनस बेस जो होता है ये एक्चुअली 2 टाइप का होता है, एक को बोलते हैं प्यूरिन और एक को बोलते हैं पायरामिडिन। तो यहाँ पे एडेनिन और गुआनिन ये दोनों फिक्स रहेगा, ठीक है, चाहे डीएनए हो आरएनए हो। लेकिन अगर हम पैरामिडिन में हैं तो एक होगा थाइमीन, एक होता है साइटोसिन और एक होता है यूरासिल। लेकिन यूरासिल कब? जब आरएनए मॉलिक्यूल बन रहा है तब, नहीं तो डीएनए में यही होगा। डीएनए हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ देखना, डीएनए जैसे हम लिखे तो बेस पेयर में एडेनिन से थाइमीन एंड गुआनिन से साइटोसिन। लेकिन अगर आरएनए यहाँ पे हो गया, सपोज दैट हम आरएनए यहाँ पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा यूरासिल। और ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से ये कनेक्ट होता है, एक 2 और एक 3, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड छोटा सा है, पहले इसको नोट करो, फिर हम स्ट्रक्चर बना के तुमको दिखा देंगे डीएनए कैसे फॉर्म करता है, कैसे उसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। चलो जल्दी से नोट करो। से आ गया सर, इसमें आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा दीक्षा। दीक्षा तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा, कट रहा है, तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है हमको। नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। ये है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये हो गया प्यूरिन, पैरामिडिन।
सर बोलो सर बोलो बोलो, सुन रहे, बोलो, यही है, बोलो। सर यूरासिल होता है कि आरएनए में? बोले तो आरएनए में, कितना बार बोले, नहीं सुनाई दिया क्या? सॉरी सर, हमको सुनाई नहीं दिया था। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। चलो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। एडेनिन से यूरासिल, ग्वानिन से साइटोसिन, और यहाँ पे लिख देते हैं एडेनिन से थायमिन एंड ग्वानिन से साइटोसिन। ये तुम्हारा डीएनए पार्ट हो गया, ये आरएनए पार्ट हो गया। और ये हम आरएनए में ऐसा लिखे हैं, ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हो। जल्दी थोड़ा नोट करो, फिर आगे भी इसको बताना है। हो गया? नो सर, क्या हो गया, नहीं हुआ है अभी तक? सर यूरासिल किसके जगह पे आता है? थायमिन के जगह पे? यहाँ देखो लिखे हैं, यहाँ पे देखो, तो कहाँ ध्यान है तुम्हारा? देखो यहाँ लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं तुमको। थायमिन के जगह पे यूरासिल है। यहाँ पे नहीं तो ऊपर में यहाँ लिख लो, अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है ना तो यहाँ पे लिख दो यूरासिल। हो गया? हाँ सर। कितना तुम लोग कितना बार बोले हो गया तो रिप्लाई करो, बताओ, वेट करते हैं। सर हम लोग दीक्षा के लिए वेट करते हैं, कब खत्म हो। तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो सबसे पहले कैसे अरेंज होगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आ गया पेंटोज शुगर, ठीक है। यहाँ से कनेक्ट होगा नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट में भी आएगा शुगर, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये फास्फोरस से कनेक्ट, फिर इस तरह से शुगर से कनेक्ट, फिर ये नाइट्रोजन बेस, और फिर ये शुगर, ये शुगर, ये शुगर, इससे फास्फोरस ऐसे कनेक्ट होता है, और ये फिर इस तरह से कनेक्ट बढ़ाएगा, और ये तुमको शुगर
ये फिर नाइट्रोजन बेस, देन फिर ये शुगर, और ये इस तरह से फॉस्फेट से कनेक्ट होगा। तो ये जो है तुम्हारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। अब देखो हम न्यूक्लियोटाइड में क्या बताए थे, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। अब ये रिपीटिंग देखो हो रहा है ना, इसीलिए बोलता है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, और यही अल्टीमेटली बनाता है डीएनए, जो कि न्यूक्लिक एसिड का पार्ट होता है। बस यही है इसमें, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे तुमको देखना है कि जैसे नाइट्रोजन बेस के बारे में हम बता रहे थे, तो नाइट्रोजन बेस जो होता है वो डीएनए के केस में मान लो एडनिन है तो डबल बॉन्ड थाइमीन, और ग्वानिन है तो ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, ये हो गया। अब यहाँ पे देखना, जो नाइट्रोजन बेस होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होता है। उसके बाद और जो दिख रहा है तुमको शुगर से फॉस्फेट, यहाँ पे तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ पे दोनों को कनेक्ट करता है, और शुगर से फिर नाइट्रोजन बेस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये होता है। ये तुम्हारा बॉन्ड का पैटर्न है कि नाइट्रोजन बेस से शुगर में कौन, ग्लाइकोसिडिक, नाइट्रोजन बेस के बीच में कौन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड है बट यहाँ पे 2, एडनिन के साथ जब भी थाइमिन होगा तो 2, और ग्वानिन के साथ जब भी होगा तो 3 हाइड्रोजन में, ये ध्यान रखना। और इस तरह का प्रोसेस हमेशा है। अब यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर, फिर ग्लाइकोसिडिक, मतलब नाइट्रोजन बेस से शुगर ग्लाइकोसिडिक, शुगर से फॉस्फेट वो फॉस्फोडाइस्टर, एंड नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तीनों बॉन्ड से ये चेन बनता है, और इसी को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जो कि न्यूक्लिक एसिड मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का ये स्ट्रक्चर हुआ। यही है, आरएनए भी यही है, डीएनए भी वैसे। आरएनए में क्या हो जाएगा कि थाइमीन के जगह पे यूरासिल आ जाएगा, बाकी सारा कुछ यही रहेगा, ठीक है। लेकिन एक और चीज है, यहाँ पे जब भी शुगर, जैसे मान लो ये शुगर है, तो इसका जो फ्री वाला पार्ट है ओपन, वो OH3 पे खुलता है, और यहाँ पे 5' पे खुलता है, और ये फिर 5' पे खुलेगा, ये फिर 3' पे, मतलब ओपन होगा। यहाँ पे आगे कोई कनेक्ट नहीं होगा, कनेक्ट होना होगा तो फिर इसी तरह से कनेक्ट होगा। इसलिए डीएनए पढ़ेंगे हम लोग भी, मतलब 12th में, डीएनए इज अ एंटी पैरेलल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोला जाता है। एंटी पैरेलल क्यों कि 3' तो 5' 5' तो 3' एक दूसरे से ये अपोजिट है, इसलिए एंटी, बट पैरेलल है इसलिए एंटी पैरेलल बोला गया। यही है इसका स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस में इतना यहाँ पे मतलब क्या हुआ, क्या सर यहाँ पे 5 और 3 का मतलब क्या हुआ, मतलब 5' मतलब 5वां नंबर कार्बन, 3' तीसरा नंबर कार्बन, क्योंकि वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कार्बन को रिप्रेजेंट कर, क्योंकि फॉस्फेट कैसे जुटेगा, एक से अगर मान लो ये तीसरे पे जुट रहा है तो अगला से 5वें पे जुटेगा, ठीक है। ये चीज होता है, जैसे 1 2 3 तो 1 2 3 4 5 5वां पे इसी तरह से कनेक्ट होता है। उतना डिटेल नहीं है, वो केमिस्ट्री में है, और हम लोग को जेनेटिक्स में भी पढ़ना है वहाँ पे, इसलिए हम तुमको ये ओवरव्यू किए हैं। न्यूक्लिक एसिड छोटा सा चीज है, वो बनाते समय ध्यान देना पड़ेगा किससे जोड़ना है। हाँ, नहीं तो फिर वो गलत नहीं हो जाएगा। सर हम तो ऐसे ही बना दिए। नहीं ठीक है, मतलब समझ लो, समझा दिए। इसमें यहाँ पे फिगर उगर नहीं आएगा, बट 12th में जाओगे तो वहां पे तुमको पूरा स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, कौन कहाँ से कनेक्ट है, कौन किससे ग्रुप छोड़ रहा है। जैसे आरएनए में क्या दिक्कत है कि यहाँ तीसरा नंबर पे OH ग्रुप है, लेकिन वहां दूसरा नंबर पे OH ग्रुप ओपन होता है, ठीक है। यही चीज है, OH ग्रुप अटैच्ड होगा या ओपन होगा, जो बोल सकते हो। हो गया सबका हो गया। अब देखो आरएनए और डीएनए में थोड़ा सा डिफरेंस बता देते हैं। देखो डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है, वो स्टेबल है क्योंकि इसका ऐसा बॉन्डिंग है कि इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें अगर किसी तरह का ब्रेकिंग करना है या कोई काम करना है, जिसके लिए स्पेशल जो है वो एंजाइम अलग अलग होता है, जो हम लोग डीएनए आरएनए आई मीन बायोटेक वगैरह में पढ़ेंगे।
स्टेबल इसीलिए है क्योंकि इसमें रेप्लिकेशन का एक प्रोसेस है, बट आरएनए में ऐसा नहीं होता है। आरएनए कभी भी रेप्लिकेट कर देगा, इसीलिए मोस्टली माइक्रोब्स में जो पैथोजेनिक होता है जैसे वायरस वगैरह में, उसमें आरएनए प्रेजेंट है जो कि रेप्लिकेशन करने में टाइम नहीं लगता, मतलब रेप्लिकेशन का मतलब कॉपी करने में। ठीक है, स्टेबल है ये। वायरस में तो रहते हैं अलग से, लेकिन दोनों अलग अलग। वायरस में तो मेनली प्रेजेंट रहता है ना आरएनए। हाँ, वायरस में डीएनए आरएनए, आरएनए के कारण ही वो रेप्लिकेट कर पाता है ना, तो डीएनए रहता तो जल्दी रेप्लिकेट नहीं करता, इसलिए बोलता है कि वायरल डिजीज खराब होता है। रीजन वही है, रेप्लिकेशन इतना ज्यादा करेगा कि इतना ज्यादा जल्दी से मल्टीप्लाई करेगा कि वो अपना इफेक्ट तुरंत दिखाता है, और दिखाने के बाद फिर तुरंत नहीं, जब भी इफेक्ट दिखाएगा वो डेडली ही होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली जीन को इफेक्ट कर देता है, मतलब न्यूक्लियर मटेरियल को इफेक्ट करता है, एक तरह का क्रोमोसोम बोल सकते हो, डीएनए उसको इफेक्ट कर देता है। लेकिन आरएनए देखो, अब इसका फंक्शन अगर पूछा जाए तो डीएनए का काम है कैरेक्टर को क्या करना, एक्सप्रेस करना, कैरी करना, लेकिन आरएनए का काम होता है उसको स्टोर करके रखना। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना कि बॉडी में अगर आरएनए है तभी प्रोटीन बनेगा, और आरएनए बनाना है तो डीएनए होना चाहिए। तो हमारे बॉडी में डीएनए है तो उसके बाद आरएनए बनता है, फिर प्रोटीन बनता है, और वही प्रोटीन फिर कैरेक्टर को मैसेज की तरह लेके जाता है और एक्सप्रेस कराने का काम करता है। इसीलिए ये जो है डीएनए आरएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। क्लियर है? बस ये छोटा सा ओवरव्यू था, इसमें बहुत कुछ है, बट अभी जितना भी बताया वो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो आगे से। ठीक है, सर सो सर बोलो। फोस्फोडाइस्टर नहीं समझ सर। बॉन्ड है, समझना क्या है सर शुगर और फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड समझ नहीं आया सर। बोले तो ये बॉन्ड है जो शुगर और फॉस्फेट के बीच में बनता है ताकि दोनों को कनेक्ट कर सके, सिंपल है। ठीक है, शुगर और सल्फर। बोलो बोलो। सर शुगर और शुगर और फॉस्फेट बॉन्ड तुमको फिगर में दिख रहा है कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रहा है? शुगर फॉस्फेट, शुगर नाइट्रोजनस के लिए ग्लाइकोसिडिक, नाइट्रोजन बेस के लिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड। सामने तो क्लियर है। बोलो दीक्षा। नो सर, वो ना सर नेटवर्क थोड़ा थोड़ा इशू है ना सर, आप बोल रहे हैं बीच बीच में कट जा रहा है आवाज, इसीलिए कुछ कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं आ रहा है। फिगर समझ गए हो? फिगर में क्या है, फास्फोरस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको फॉस्फोडाइस्टर, शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में ग्लाइकोसिडिक, एंड नाइट्रोजन बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी बॉन्ड से सब एक दूसरे को कनेक्ट करता है, तो ये कनेक्ट कर रहा है, इसमें समझना क्या है, बस बॉन्ड है, इसको ध्यान रखना, इसको याद करना, क्योंकि पूछ सकता है कि इस दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनाता है, अभी वो अटैच होगा, तो फॉस्फोडाइस्टर, ग्लाइकोसिडिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। बस सामने तो क्लियर है एकदम, फिगर पे हम क्लियर कर दिए। यस सर। क्लियर है अब? यस सर। ठीक है, तो आज हम लोग का 2 पार्ट हुआ है, न्यूक्लिक एसिड एंड मेटाबोलाइट। ठीक है, तुम लोग का काम होगा उसको एनसीईआरटी से पढ़ के कंप्लीट करना। नेक्स्ट क्लास हम न्यूक्लिक एसिड का जो शॉर्ट नोट्स होगा एक कॉन्साइज करके हम बना देंगे, उसको तुम लोग नोट कर लेना। एंड मेटाबोलाइट का एनसीईआरटी में जो भी लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हम उसको हम लिखवाएंगे, क्योंकि सेकेंडरी कौन है प्राइमरी कौन है बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी जो टेबल वाला फिगर है उससे बार बार क्वेश्चन मेडिकल में पूछता है। ठीक है, वो कैसे पूछता है, एग्जाम्पल जैसे पिगमेंट है तो उसका दिखा है कैरोटीनॉइड, ड्रग्स है तो क्या है, उस तरह से इस क्वेश्चन पूछता है कि एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा ये क्या है, ड्रग्स है, क्या है, वो सब याद करना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट क्लास उसको लिखवाएंगे। देन फिर हम लोग इंजाइम जाएंगे, इंजाइम खत्म हो जाएगा, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास एंजाइम पक्का स्टार्ट होगा, तो थोड़ा सा उसको पढ़ लेना, क्योंकि एंजाइम थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो उसमें हम लोग को देखना है कि डिस्कवरी कैसे हुआ, नेमिंग कैसे रखाता है, इसका क्या फंक्शन है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, कैटेगराइजेशन क्या है, मतलब बायोमॉलिक्यूल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन एंड एंजाइम है। तो प्रोटीन खत्म हो गया, एंजाइम है। ठीक है, तो इसको एक बार रीड करके रखोगे। ठीक है, क्लियर? आज का क्लास में कोई दिक्कत है तो फिर से पूछ सकते हो, मतलब कुछ अगर दिक्कत है तो। क्लियर है? हाँ।